मैंने झूले लगवाए थे, इतना पैसा ले लिया था, इसका ये काम कराया था। अरे नंगा नाच हो रहा है। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। कल 7:15 बजे के करीब जब मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए। हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। पूरा घर इन्होंने ढूंढा, अलमारी, कपड़े, ये वो जो भी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 10-11 बजे या शायद 11:30 बजे होंगे, इन्होंने ढूंढ-ढांड, इनकी दूसरी टीम ढूंढ-ढांड करने लगी मेरे घर में। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मयंक जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा, और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, 7:15 बज गए होंगे। बीच में 6 बजे के करीब इनका एक आदमी मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ हमारे पिताजी का एरिया है और हमारी बैठक है, वहाँ पे पुराने कागज कुगज रखे थे, वो वहाँ पे ढूंढ मचा रहा था। तो मैं तो ऊपर था। तो वो आया कि सर मेरे को कुछ मिल गया। सबकी जो है चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि भाई कुछ मिल गया। वो आया सामान ऊपर की, क्या आया? वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा एफिडेविट, जो कि अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो इसको पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सब देखो। तो मैंने कहा अरे वाह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान था और मैंने सोचा नहीं था वहां बैठक में पड़ा होगा मेरे, और ये बेचारे ढूंढ लाए इसको। तो मैंने कहा यार एक काम करो, अब जो मैंने तुमको जो जवाब लिखवाया ना, उसके अंदर सबूत भी ऐड कर लो। इसमें सारे मेरे मिनट्स लिखे हुए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो जो इल्जाम एफआईआर के अंदर लगाए हैं, उन सब के विषय में उसके विपरीत जो मेरी बाकायदा रिटन डायरेक्शंस हैं, वो इसके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे मौजूद है। अब मैं मंत्री रहा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे नहीं, तो मैं बड़ा परेशान था यार। ये सारे डिसीजन तो मैंने ले रखे हैं और ये इसके विपरीत मुझे फंसाने के चक्कर में। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो कह रहे हाँ सर वो तो करो, वो तो वैसे भी हमें आपसे एक प्रश्न और पूछना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुई, उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? तो मैंने कहा लिखना शुरू करो। और मैंने कहा कि भाई ऐसा है, 9 मार्च को मैं मंत्री बना, अस्पतालों के विषय में देरी हो रही है, उसके विषय में पहली मीटिंग मैंने 22 मार्च को कर डाली। ये रही, 9 मार्च को मंत्री बना, 22 मार्च को मैंने मीटिंग करी, उसके बाद अप्रैल में करी, फिर उसके अगले महीने करी, उसके कई मीटिंगों की मतलब लाइन लगी हुई है मीटिंगों की मेरी, और सब में डायरेक्शन दी हुई है मैंने, ये करो ये करो ये करो, जल्दी करो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो। तो साहब वो टाइप हो गया। उसके साथ मैं एक और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें लिखवा चुका था कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, झूठा है, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है, और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। 2 चीजें मेरे घर से बरामद करी गई, 2 कागज। एक हलफनामा है
मेरा एमएलए का जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2025 में, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दिया वो बरामद हुआ। और वो बरामद कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। इन्होंने मुझसे पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। मैंने कहा यार वो तो मेरे फ़ोन में है और फ़ोन तुमने ले लिया मुझसे। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो निकाल के लाओ एफिडेविट, वो जो इलेक्शन कमीशन वाला था उसमें सारी डिटेल है कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितना घर है, क्या है, वो एग्जैक्ट है। तो मैं इसमें से पढ़ पढ़ के बता रहा था उन्हें, और उन्होंने इसी को सीज करके कह दिया ये एक इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, ये पंचनामे में लिखा है उन्होंने इसके बारे में, ये मेरे द्वारा दिया गया इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट जो पूरी दुनिया को पता है और वेबसाइट पर डला हुआ, ये मेरे खिलाफ इनको एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, डॉक्यूमेंट मिला 20 पन्नों का। जो पंचनामे अभी आपको देंगे तो उसमें कहेंगे 20 पन्नों का इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला, वो ये है 20 पन्ने। ठीक है जी। दूसरा ये हलफनामा है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दिया है, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने। ये मेरे घर से मिला, इसको पंचनामे में डाला गया। उस पंचनामे पे पंचों के सिग्नेचर किए गए। पंच कौन होते हैं? एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, कागजों में होते वो इन्हीं के आदमी हैं, करते वो वही हैं जो ईडी का अफसर उन्हें कहता है। और उसका एविडेंस भी मेरे पास है, मैं ये भी साबित कर दूंगा एविडेंस के साथ कि ये जो पंचों का नाटक हो रहा है इस पूरे देश के अंदर, ये पूरी नौटंकी है और ये दलाली चल रही है देश के अंदर। ये मैं साबित करूंगा, आई हैव एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उस पंचनामे पे दस्तखत कराए गए, पंचों के दस्तखत हो गए, ईडी वाले अफसरों के हो गए, मेरे हो गए। अब स्टेटमेंट पे साइन होना था। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने, अगर मैं झूठ बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे जेल हो जाए, इस चीज के लिए जेल हो जाए अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूं। यहां पे मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूं इस चीज के लिए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरी स्टेटमेंट को अपने लैपटॉप से गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप पे कहीं शेयर किया, किसी वकील को शेयर किया, बीजेपी में शेयर किया या किसी अफसर को शेयर किया, मुझे नहीं मालूम, या एलजी ऑफिस में शेयर किया। मेरे सामने शेयर हुआ, मेरे वाईफाई से शेयर हुआ। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये सब चीजें फॉरेंसिक एविडेंस में मिल जाएंगी, सब चीजें। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने 43 प्रश्नों के जवाब दिए और एक 44वां ऐड किया इन्होंने लास्ट में, उसको इन्होंने किसी अफसर से शेयर किया है, जिससे भी शेयर किया, और फिर इन्होंने इंतजार किया। फिर वहां से इनको वापस आया और डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करके मेरे पास लेके आए, हाईलाइटेड, कि साहब ये हटाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट मेरा, मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट सेक्शन, इसको काटते रहना, सेक्शन 17 का स्टेटमेंट क्या होता है, जो स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता है कि ये पीएमएलए सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है। लिहाजा जो आदमी इस स्टेटमेंट को दे रहा है, ये स्टेटमेंट उसके खिलाफ भी कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कानून में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मगर ये भारत के इकलौते कानून में ये है कि मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, पीएमएलए सेक्शन 17। और ये स्टेटमेंट ऑन ओथ है, और अगर मैं इस स्टेटमेंट में झूठ बोलूंगा तो मुझे ही जेल भेज दिया जाएगा क्योंकि मैंने झूठ बोला। तो मैं ओथ पे दे रहा हूं। मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, ये स्टेटमेंट मेरा है, मैं ओथ पे दे रहा हूं सेक्शन 17 में, मैं जो चाहूंगा वो दूंगा ना, आप कोई ना इसमें से काट दोगे, आप कैसे हटा दोगे इसके अंदर से स्टेटमेंट? कह रहे सर समझो, हमारे को भी तो प्रोफेशनल दिखना है। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? कह रहे सर ऐसे कोई ना जो आप कहोगे मैं लिख सकता हूं। मैंने कहा फिर क्या लिखोगे आप? कह रहे नहीं सर, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो लिखूंगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, हम घास खाते हैं। मतलब मेरा स्टेटमेंट भी ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर तय करेगा किसी तीसरे आदमी को भेज के कि सौरभ भारद्वाज ऑन ओथ क्या कह रहा है। मेरे स्टेटमेंट से
मैं इनको जो नापसंद है ईडी को वो इन्होंने हटा दिए, खुद ही हटा दिए और कह रहे हैं आप इसको साइन कर दो। तो अब बात आती है सबूतों की कि सबूत क्या है सौरभ भारद्वाज के पास। तो दोस्तों, एक मुझे ईडी वालों से बहुत सख्त शिकायत है और घर में परिवार वालों को भी है कि भाई ये जो 13 ठिकाने मेरे जहां छापे पड़े हैं, ये कम से कम मुझे तो बताया जाए कहाँ हैं, मैं कब्जा तो लूं उनके। भाई मेरे 13 ठिकानों पे कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा नहीं दे रहे आप, कम से कम मेरे को कब्जे में तो दो वो ठिकाने, मैं बेचूं उनको, डिस्पोज ऑफ करूं, या ईडी उनकी पावर ऑफ अटर्नी बना के दे मेरे नाम की कि जी हमारे हिसाब से ये आपके, तो भाई दे दो तुम मुझे। ये कौन से ठिकाने हैं? एक आदमी ले आओ, कोई एक आदमी जो कह रहा हो कि भाई सौरभ भारद्वाज ने सड़क बनवाई थी, इतना पैसा ले लिया था, मैंने झूले लगवाए थे, इतना पैसा ले लिया था, इसका ये काम कराया था। अरे नंगा नाच हो रहा है। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? मयंक अरोड़ा के लैपटॉप के अंदर मेरी स्टेटमेंट्स है और वो स्टेटमेंट कैसे बदली गई उसका भी रिकॉर्ड है, उसको निकाला जाए। मयंक अरोड़ा के लैपटॉप में मेरे घर के वाईफाई से मेरी स्टेटमेंट बाहर शेयर की गई, यह भी फॉरेंसिक एविडेंस है। ईडी इसके ऊपर कार्रवाई करे, ये फॉरेंसिक एविडेंस मीडिया के सामने पेश किया जाए। उसमें मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो इन्होंने भेजी, और फिर जब वापस बदल के आई इन्होंने मुझ पे प्रेशर किया कि आप इस स्टेटमेंट को साइन कीजिए, और बहुत प्रेशर के बाद मैंने बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा, मेरी पूरी स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें दी वो मुझे दो, मैं उस पे साइन करूंगा, अधूरी पे क्यों करूंगा? कह रहे सर वो इररिलेवेंट है। मैंने कहा यू आर नोबडी टू टेल मी कि वेदर माय स्टेटमेंट इज रिलेवेंट और नॉट, इट इज द कोर्ट व्हिच विल डिसाइड। आप कौन हैं? आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। आपका क्या काम है? सौरभ भारद्वाज को जेल डालना आपका काम नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है सच साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाए और कोर्ट डिसाइड करे। आप तो मेरा सच ही नहीं पहुंचने दे रहे कोर्ट में, आप ही डिसाइड कर रहे हैं। आप कौन होते हैं? मतलब इनकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और ये प्रिंटर मेरा है, इस प्रिंटर को वाईफाई पे कनेक्ट करके स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट की गई, इसकी मेमोरी के अंदर वो आज भी है। मैं इस लैपटॉप को ईडी को इस प्रिंटर को ईडी को देना चाहता हूं। इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा लो, इसमें स्टेटमेंट भी है।